भाइयों बहनों, ये देश नौजवानों का देश है। 65% देश की जनसंख्या 35 से कम आयु की है। हमारा देश विश्व का सबसे ऊंचा नौजवान देश है। क्या हमने कभी इसका फायदा उठाने के लिए सोचा है? आज दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। आज भारत को भी स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। कभी कभार हम अच्छा ड्राइवर ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। प्लम्बर ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। अच्छा कुक चाहिए, नहीं मिलता है। नौजवान है, बेरोजगार है, लेकिन हमें चाहिए वैसा नौजवान मिलता नहीं है। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। और स्किल इंडिया हिंदुस्तान के कोटि कोटि नौजवानों को स्किल हुनर सीखें, उसके लिए पूरे देश में जान और घिसी पिटी व्यवस्थाओं से नहीं, उनको वो स्किल मिले जो उन्हें आधुनिक भारत बनाने में काम आए। वो दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो उनके हुनर की सराहना हो। और हम दो प्रकार के विकास को लेकर के चलना चाहते हैं। हम ऐसे नौजवानों को भी तैयार करना चाहता हूं जो जॉब क्रिएटर हो, और जो जॉब क्रिएट करने का सामर्थ्य नहीं रखते, संजोग नहीं है, वे विश्व के किसी भी कोने में जाकर के आंख में आंख मिला करके अपने बाहुबल के द्वारा, अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, स्किल डेवलपमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर मैं करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, विश्व बदल चुका है। मेरे प्यारे देशवासियों, विश्व बदल चुका है। अब भारत अलग थलग अकेला या एक कोने में बैठकर अपना भविष्य तय नहीं कर सकता। विश्व की आर्थिक व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं और इसलिए हम लोगों को भी उसी रूप में सोचना होगा। सरकार ने अभी कई फैसले लिए हैं, बजट में कुछ घोषणाएं की हैं, और मैं विश्व को आह्वान करता हूं, विश्व में पहुंचे हुए भारतवासियों को भी आह्वान करता हूं। आज अगर हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्थिति है उसको संतुलन पैदा करना हो तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बल देना होगा। हमारे नौजवानों की जो वीजा है, सामर्थ्य है, उसको अगर काम में लाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना पड़ेगा। और इसके लिए हिंदुस्तान की भी पूरी ताकत लगे, लेकिन विश्व की शक्तियों को भी हम निमंत्रण देते हैं। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सबमरीन कम मेक इन इंडिया। ताकत है हमारे देश में, आइए मैं निमंत्रण देता हूं। और भाइयों बहनों, मैं देश के नौजवानों को भी
एक आह्वान करना चाहता हूं, विशेष करके उद्योग क्षेत्र में लगे हुए छोटे छोटे लोगों को आह्वान करना चाहता हूं। मैं देश के टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं। जैसे मैं विश्व को कहता हूं मेक इन इंडिया, मैं देश के नौजवानों को कहता हूं हमारा सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर कोने में ये बात पहुंचनी चाहिए, मेड इन इंडिया। ये हमारा सपना होना चाहिए। क्या मेरे देश के नौजवान देश सेवा करने के लिए सिर्फ भगत सिंह की तरह फांसी पर ही लटकना अनिवार्य है? भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान एक साथ मंत्र दिया था। जवान जो सीमा पर अपना सर दे देता है, उसी की बराबरी में जय जवान कहा था। क्यों? क्योंकि अन्न के भंडार भर करके मेरा किसान भारत मां की उतनी ही सेवा करता है जैसे जवान भारत मां की रक्षा करता है। ये भी देश सेवा है। अन्न के भंडार भरना ये भी किसान की सबसे बड़ी देश सेवा है। और तभी तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा था। भाइयों बहनों, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके रहते हुए छोटी मोटी चीजें हमें दुनिया से इंपोर्ट क्यों करनी पड़े? क्या मेरे देश के नौजवान ये तय कर सकते हैं? वो जरा रिसर्च करें, ढूंढें कि भारत कितने प्रकार की चीजों को इंपोर्ट करता है और वो फैसला करें कि मैं अपने छोटे छोटे काम के द्वारा, उद्योग के द्वारा, मेरा छोटा ही कारखाना क्यों ना हो, लेकिन मेरे देश को इंपोर्ट करने वाली कम से कम एक चीज मैं ऐसी बनाऊंगा कि मेरे देश को कभी इंपोर्ट ना करना पड़े। इतना ही नहीं, मेरा देश एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। अगर हिंदुस्तान के लाखों नौजवान एक एक आइटम लेकर के बैठ जाए, भारत दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला देश बन सकता है। और इसलिए मेरा आग्रह है नौजवानों से, विशेष करके छोटे मोटे उद्योगकारों से, दो बातों में कॉम्प्रोमाइज न करें। एक, जीरो डिफेक्ट, दूसरा जीरो इफेक्ट। हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिसमें जीरो डिफेक्ट हो ताकि दुनिया के बाजार से कभी वापिस ना आए, और हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिससे जीरो इफेक्ट हो, पर्यावरण पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सपना लेकर के अगर हम आगे चलते हैं तो मुझे विश्वास है मेरे भाइयों बहनों कि जिस काम को लेकर के हम चल रहे हैं उस काम को पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, पूरे विश्व में हमारे देश के नौजवानों ने भारत की पहचान को बदल दिया है। विश्व भारत को क्या जानता था? ज्यादा नहीं, अभी 25-30 साल पहले तक दुनिया के कई कोने से ऐसे थे जो हिंदुस्तान के लिए यही सोचते थे तो ये तो सपेरों का देश है, ये सांप का खेल करने वाला देश है, काले जादू वाला देश है। भारत की सच्ची पहचान दुनिया तक पहुंची नहीं थी। लेकिन भाइयों बहनों, हमारे 20, 22, 24 साल के नौजवान जो कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को चकित कर दिया। विश्व में भारत की एक नई पहचान बनाने का रास्ता हमारे आईटी प्रोफेशन के नौजवानों ने कर दिया। अगर ये ताकत हमारे देश में है, क्या देश के लिए हम कुछ सोच सकते हैं? और इसलिए हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, एक गरीब के लिए है। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेली मेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किस प्रकार की दवाई की दिशा में जाना, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। सामान्य मानवीय की रोजमर्रा की चीजें आपके हाथ में मोबाइल फोन है। हिंदुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल कनेक्टिविटी है, लेकिन क्या ये मोबाइल गवर्नेंस की तरफ हम जा सकते हैं? अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे गरीब आदमी,
वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है। और डिजिटल इंडिया की तरफ जाना है तो इसके साथ हमारा ये भी सपना है कि हम आज बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट करते हैं। आपको हैरानी होगी भाइयों बहनों, ये टीवी, ये मोबाइल फोन, ये आईपैड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड हम लाते हैं, देश के लिए पेट्रोलियम पैदाशों को लाना अनिवार्य है। डीजल और पेट्रोल लाते हैं, तेल लाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट पर खड़ा हुआ है। अगर हम डिजिटल इंडिया का सपना लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गुड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चल पड़े और हम कम से कम स्वनिर्भर बन जाए तो देश की तिजोरी को कितना बड़ा लाभ हो सकता है। और इसलिए हम इस डिजिटल इंडिया को लेकर के जब आगे चलना चाहते हैं तब ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस है और इकोनॉमिकल गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की ओर जाने का रास्ता है। कि एक जमाना तक कहा जाता था कि रेलवे देश को जोड़ती है, ऐसा कहा जाता था। मैं कहता हूं आज आईटी देश के जन जन को जोड़ने का ताकत रखती है। और इसलिए हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहता है। भाइयों बहनों, अगर हम इन चीजों को लेकर के चलते हैं तो मुझे विश्वास है कि डिजिटल इंडिया विश्व की बराबरी करने की एक ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। हमारे नौजवानों में वो सामर्थ्य है, उनको ये अवसर दे रहा है। भाइयों बहनों, हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। टूरिज्म से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। चना बेचने वाला भी कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, पकोड़े बेचने वाला भी कमाता है, अरे चाय बेचने वाला भी कमाता है। और जब चाय बेचने वाले की बात आती है तो मुझे जरा अपनापन महसूस होता है। टूरिज्म के कारण गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। लेकिन टूरिज्म के अंदर बढ़ावा देने में भी और एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में भी हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही गंदगी। क्या आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, 21वीं सदी के 1.5 दशक के दरवाजे पर खड़े हैं, तब क्या अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं? मैंने यहां सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने में आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है। और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं
जब तक अंधेरा नहीं आते हैं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? भाइयों बहनों, किसी को लगेगा कि 15 अगस्त का इतना बड़ा महोत्सव बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का अवसर होता है। भाइयों बहनों, बड़ी बातों का महत्व है, घोषणाओं का भी महत्व है, लेकिन कभी कभी घोषणाएं ऐषणाएं जगाती है, और जब घोषणाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं तब समाज निराशा की गर्त में डूब जाता है। और इसलिए हम उन बातों को ही कहने के पक्षदार हैं जिसको हम अपने देखते देखते पूरा कर पाए। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है, और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं, और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं एमपी लेड फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के 1 साल के भीतर भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहां खड़े हो, तब विश्वास के साथ खड़े हो, तब हिंदुस्तान की कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है। भाइयों बहनों, अगर हम सपने लेकर के चलते हैं तो सपने पूरे भी होते हैं। मैं आज एक विशेष बात और करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, देश हित की चर्चा करना, देश हित के विचारों को देना, इसका अपना महत्व है, लेकिन हमारे सांसद वे कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता है। वो अपनी बात बता सकते हैं, सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद को कुछ करने का अवसर मिलता नहीं है। मैं एक नए विचार को लेकर के आज आपके पास आया। हमारे देश में प्रधानमंत्री के नाम से कई योजनाएं चल रही हैं, कई नेताओं के नाम से ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं, संसद आदर्श ग्राम योजना। हम कुछ पैरामीटर तय करेंगे, और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले, और कुछ पैरामीटर तय हो वहां की स्थल काल परिस्थिति के अनुसार, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई, वहां के गांव का माहौल, गांव में ग्रीनरी, गांव का मेलजोल, कई पैरामीटर अपन तय करेंगे। और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। इतना तो कर सकते हैं ना भाई, करना चाहिए ना। देश बनाना है तो गांव से शुरू करें, एक गांव आदर्श बनाए। और मैं 2016 का टाइम इसलिए देता हूं कि नई योजना है, लागू करने में, योजना बनाने में कभी समय लगता है। और 16 के बाद
जब 2019 में वो चुनाव के लिए जाए उसके पहले और 2 गांवों को करे और 2019 के बाद हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनाए। जो शहरी क्षेत्र के एमपी हैं उनसे भी मेरा आह्वान है वे भी एक गांव पसंद करें। जो राज्यसभा के एमपी हैं उनसे भी मेरा आग्रह है वे भी एक गांव पसंद करें। हिंदुस्तान के हर जिले में एक अगर आदर्श गांव बना करके हम देते हैं तो सभी अगल बगल के गांवों को खुद को उस दिशा में जाने का मन कर जाएगा। एक मॉडल गांव बना करके देखें, व्यवस्थाओं से भरा हुआ गांव बना करके देखें। और मैं 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती पर इस सांसद आदर्श ग्राम योजना की कंप्लीट ब्लूप्रिंट सभी सांसदों के सामने रख दूंगा, सभी राज्य सरकारों के सामने रख दूंगा। और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी इस योजना के माध्यम से अपने राज्य में जो अनुकूलता हो वैसे सभी विधायकों के लिए एक आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प करिए। आप कल्पना कर सकते हैं देश के सभी विधायक एक आदर्श ग्राम बनाए, सभी सांसद एक आदर्श ग्राम बनाए। देखते ही देखते हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में एक आदर्श ग्राम तैयार हो जाएगा जो हमें गांव की सुख सुविधा को बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरणा दे सकता है, हमें नई दिशा दे सकता है। और इसलिए इस सांसद ग्राम योजना के तहत हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, जब से हमारी सरकार बनी है तब से अखबारों में, टीवी में एक चर्चा चल रही है, प्लानिंग कमीशन का क्या होगा। मैं समझता हूं कि जिस समय प्लानिंग कमीशन का जन्म हुआ, योजना आयोग का जन्म हुआ, उस समय की जो स्थितियां थी, उस समय की जो आवश्यकताएं थी, उसके आधार पर उसकी रचना की गई। और पिछले इन वर्षों में योजना आयोग ने अपने तरीके से राष्ट्र के विकास में उचित योगदान किया है। मैं इसका आदर करता हूं, गौरव करता हूं, सम्मान करता हूं, सत्कार करता हूं। लेकिन अब देश की अंदरूनी स्थिति भी बदली हुई है, वैश्विक परिवेश भी बदला हुआ है, आर्थिक गतिविधि का केंद्र सरकारें नहीं रही हैं, उसका दायरा बहुत फैल चुका है। राज्य सरकारें विकास के केंद्र में आ रही है और मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूं। भारत को आगे ले जाना है तो राज्यों को आगे ले जाकर के ही होने वाला है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की अहमियत पिछले 60 साल में जितनी थी उससे ज्यादा आज के युग में है। हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को चेतनवंत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को विकास की धरोहर के रूप में काम लेना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की एक टीम फॉर्मेशन हो, केंद्र और राज्य की एक टीम हो, ये टीम बनकर के आगे चले तो इस काम को अब प्लानिंग कमीशन के नए रंग रूप से सोचना पड़ेगा। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से एक बहुत बड़ी चली आ रही पुरानी व्यवस्था में उसका कायाकल्प भी करने की जरूरत है, उसमें बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। और इसलिए बहुत ही कम समय के भीतर योजना आयोग के स्थान पर एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य का उपयोग, राज्य सरकारों की आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढांचे को ताकतवर बनाना, ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर, नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ
एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त महर्षि अरविंद का भी जन्म जयंती का पर्व है। महर्षि अरविंद ने एक क्रांतिकारी से निकल करके योग गुरु की अवस्था को प्राप्त किया था। उन्होंने भारत के भाग्य के लिए कहा था कि मुझे विश्वास है भारत की दैविक शक्ति, भारत की आध्यात्मिक विरासत विश्व कल्याण के लिए अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रकार के भाव महर्षि अरविंद ने व्यक्त किए थे। मेरी महापुरुषों की बातों में बड़ी श्रद्धा है, मेरी त्यागी तपस्वी ऋषि और मुनियों की बातों में बड़ी श्रद्धा है, और इसलिए मुझे आज लाल किले की प्राचीर से स्वामी विवेकानंद जी के वो शब्द याद आ रहे हैं, जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं। विवेकानंद जी के शब्द थे, मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं कि फिर एक बार मेरी भारत माता जाग उठी है, मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। हर भारतीय मानवता के कल्याण के काम आएगा। ये भारत की विरासत विश्व के कल्याण के लिए काम आएगी। ये शब्द स्वामी विवेकानंद जी ने अपने तरीके से कहे थे। भाइयों बहनों, विवेकानंद जी के शब्द कभी असत्य नहीं पुरवार हो सकते। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द भारत को जगत गुरु देखने का उनका सपना, उनकी दीर्घदृष्टि, उस सपने को पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य है। दुनिया का ये सामर्थ्यवान देश, प्रकृति से हरा भरा देश, नौजवानों का देश आने वाले दिनों में विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकता है। भाइयों बहनों, लोग विदेश की नीतियों के संबंध में चर्चा करते हैं। मैं साफ मानता हूं, भारत की विदेश नीति के कई आयाम हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। क्या हम आजादी की जैसे लड़ाई लड़े, मिलजुल करके लड़े थे, तब तो हम अलग नहीं थे, हम साथ साथ थे। कौन सी सरकार हमारे साथ थी, कौन से शस्त्र हमारे पास थे? एक गांधी थे, सरदार थे, और लक्षावधि स्वतंत्र सेनानी थे, और इतनी बड़ी सल्तनत थी, और सल्तनत के सामने हम आजादी का जंग जीते कि नहीं जीते, विदेशी ताकतों को परास्त किया कि नहीं किया, भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया? हम ही तो थे, हमारे ही तो पूर्वज थे जिन्होंने ये सामर्थ्य दिखाया था। समय की मांग है, सत्ता के बिना, शासन के बिना, शस्त्र के बिना, साधनों के बिना भी इतनी बड़ी सल्तनत को हटाने का काम अगर हिंदुस्तान की जनता कर सकती है, तो हम भाइयों बहनों क्या गरीबी को हटा नहीं सकते? क्या हम गरीबी को परास्त नहीं कर सकते? क्या हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीत नहीं सकते? मेरे 125 करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों, आओ आओ हम संकल्प करें, हम गरीबी को परास्त करें, हम विजयश्री को प्राप्त करें, भारत से गरीबी का उन्मूलन हो, उस सपनों को लेकर के हम चले। और पड़ोसी देशों के पास भी यही तो समस्या है। क्यों न हम सार्क देशों के सभी साथी दोस्त मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का की योजना न बनाएं, हम मिलकर के लड़ाई लड़ें, गरीबी को परास्त करें। एक बार देखें तो सही, मरने मारने की दुनिया को छोड़ करके जीवित रखने का आनंद क्या होता है। यही तो भूमि है जहां सिद्धार्थ के जीवन की घटना थी। एक पंछी को एक भाई ने तीर मार दिया और एक दूसरे भाई ने तीर निकाल करके बचा लिया।
मां के पास गए, पंछी किसका, हंस किसका? मां ने पूछा मारने वाले का, बचाने वाला। मां ने कहा बचाने वाले का। मारने वाले से बचाने वाले की ताकत और होती है, और वही तो आगे जाकर के बुद्ध बन जाता है, वही तो आगे जाकर के बुद्ध बन जाता है। और इसलिए मैं पड़ोस के देशों से मिलजुल करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लड़ने के लिए सहयोग चाहता हूं, सहयोग करना चाहता हूं। और हम मिलकर के, सार्क देश मिलकर के हम दुनिया में अपनी अहमियत खड़ी कर सकते हैं, हम दुनिया में एक ताकत बन के उभर सकते हैं। आवश्यकता है हम मिलजुल करके चले, गरीबी से लड़ाई जीतने का सपना लेकर के चले, कंधे से कंधा लेकर के चले। मैं भूटान गया, नेपाल गया, सार्क देशों के सभी महानुभाव शपथ समारोह में आए। एक बहुत अच्छी शुभ शुरुआत हुई है, सुनिश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, मेरा विश्वास है। और देश और दुनिया में भारत की ये सोच, हम देशवासियों का भला करना चाहते हैं और विश्व के कल्याण में काम आ सके, ऐसा हिंदुस्तान हाथ फहराना चाहता है। इन सपनों को लेकर के पूरा करके आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त को देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प लेकर के चलेंगे। हम देश के लिए काम आए, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूं, यह देश उसकी एक नियति है, विश्व कल्याण की नियति है। ये विवेकानंद जी ने कहा था, यह नियति को पूर्ण करने के लिए यह भारत का जन्म हुआ है, यह हिंदुस्तान का जन्म हुआ है। इसकी परिपूर्ति के लिए 125 करोड़ देशवासियों ने तन मन से मिलकर के राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार देश के सुरक्षा बलों को, देश के अर्धसैनिक बलों को, देश के सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मां भारती की रक्षा के लिए उनकी तपस्या, त्याग, उनके बलिदान, उनका गौरव करता हूं। और मैं देशवासियों को कहता हूं, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हम जागते रहो, सेना जाग रही है, हम भी जागते रहें, और देश नए कदम की ओर आगे बढ़ता रहे। इसी एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। सभी मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। Prime Minister Narendra Modi in his maiden Independence Day address to the nation. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.